हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकीय विधियाँ या स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकी जो विधियाँ होती हैं ये चाहे ज्योग्राफी में 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, बीए हो या एमए हो, इन स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स रहते हैं या सांख्यिकीय विधियाँ होती हैं उसको हमें पढ़ना होता है। तो आज हम इस सांख्यिकी विधियों को स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पर डे एक नए लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी ज्योग्राफी में जितने भी स्टैटिस्टिकल के जो पोर्शन हैं, भूगोल के उद्देश्य से जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सांख्यिकी विधियाँ किसे कहते हैं और सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत जो हमारा आंकड़े या डाटा होता है वो कितने प्रकार का होता है और हम इसका कैसे कलेक्शन या संग्रह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सांख्यिकी विधियों के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सांख्यिकी विधियाँ होती हैं इसका भूगोल में प्रयोग 1960 से बड़ा है या अधिक प्रयोग होने लगा है, क्योंकि भूगोल में जब से मात्रात्मक क्रांति आई है, मात्रात्मक क्रांति के आने से भूगोल में इसका क्रेज बढ़ गया है। भूगोल ही नहीं, भूगोल के साथ साथ कई सारे विषयों में आंकड़ों की आवश्यकता होती है और आंकड़ों के आधार पर ही हम अधिकांशतः किसी भी विषय के बारे में अच्छे ढंग से समझ पाते हैं या विश्लेषण कर पाते हैं। तो आंकड़ों का जो प्रचलन है वो दिन प्रतिदिन हर विषय में बढ़ता जा रहा है, लेकिन भूगोल में इसका जो प्रयोग है वो मात्रात्मक क्रांति के दौर से लेकर के वर्तमान में भी इसका प्रयोग होता है और आगे आने वाले दिनों में इसका जो प्रयोग है वो बढ़ता ही जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो सांख्यिकी जो विधियाँ होती हैं वो किस प्रकार से पढ़ी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो सीधा सा मतलब है कि सांख्यिकी जो शब्द होता है उसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सांख्यिकी आंकड़ों या समंक के रूप में और एक होता है सांख्यिकीय विज्ञान के रूप में। जो सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उसका प्रयोग अधिकांशतः भूगोल में जो आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं उसके रूप में किया जाता है। अगर हम लोग भूगोल में देखेंगे तो भूगोल में जैसे आयात के आंकड़े हों, निर्यात के आंकड़े हों, कोई भी संसाधन उसके भंडार के आंकड़े हों, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो सांख्यिकीय आंकड़ों या समंक के रूप में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखेंगे तो जो सांख्यिकी विज्ञान होता है उसमें भी एक क्रम रहता है। जैसे सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है यानी कलेक्शन किया जाता है, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और आंकड़े इकट्ठे करने के भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद में इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद में इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है यानी इसको प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद में इनका एनालिसिस या विश्लेषण होता है और आंकड़ों का जब विश्लेषण हो जाता है तो दूसरे आंकड़ों जो आंकड़े होते हैं उनसे उनकी तुलना या कंपैरिजन करना होता है। तुलना के बाद में लास्ट में इसका इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या या एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार से ये आंकड़ों का एक क्रम होता है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आंकड़ों का प्रयोग है वह भूगोल में अधिकांशतः किया जाता है। इसी में अगला है आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ। तो हम अभी लोग जो आंकड़ों का संकलन है जो पहले यहाँ स्टेप पे होता है हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आंकड़ों के संग्रहण की विधियाँ, यानी कि जो डाटा कलेक्शन होता है उसके कौन कौन से मेथड रहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आंकड़ा किसे कहते हैं, तो पहली बार जब हम संख्याओं को इकट्ठा करते हैं तो वो आंकड़ा कहलाती है। और जो आंकड़े इकट्ठा करने की विधियाँ होती हैं उसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डाटा और एक होता है द्वितीयक आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा। अब ये जो
प्राथमिक आंकड़े होते हैं, इसकी सीधी सी परिभाषा है कि वे आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे मान के चलें कि कोई एक गांव है और एक गांव में जैसे 100 अधिवास या घर हैं, वहाँ पर अगर हम लोग जाकर के या जो व्यक्ति सर्वे करना चाह रहा है वह व्यक्ति जाकर के वहाँ पर प्रत्येक घर का सर्वे करता है और पहली बार उस गांव का डाटा इकट्ठा करता है, तो ये प्राथमिक आंकड़े में आता है। यानी कि पहली बार जब हम लोग आंकड़ों को इकट्ठे करते हैं तो वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब ये जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, इसके भी अलग अलग मेथड्स या विधियां रहती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इनको प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की यहाँ पे 5 विधियां रहती हैं। पहली विधि होती है व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरी होती है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तीसरी होती है प्रश्नावली यानी क्वेश्चनरी। चौथी होती है अनुसूची यानी कि शेड्यूल। और एक होती है अन्य विधियां या अदर मेथड, जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आता है। तो हम पहली की बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी गांव का डाटा या आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो उस गांव में आप स्वयं जाते हैं, उस गांव में कितने घर हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं, कितना लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे लोग कृषि करते हैं, उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, या जो भी आप डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं वहाँ पे आप खुद गए और खुद जाकर के आप उस डाटा को कलेक्ट करके लाते हैं, तो ये कहलाता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन यानी व्यक्तिगत प्रेक्षण। स्वयं उस क्षेत्र में जाना जहाँ आप सर्वे करना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर के आंकड़ों को कलेक्ट करके लाना, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसी में दूसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेस में क्या रहता है कि जैसे आपको किसी गांव का सर्वे करना है और आप उस गांव में गए, उस गांव में मान के चलें कि 100 घर हैं और उसमें जैसे 4 बस्तियां हैं, तो आप एक बस्ती में गए, वहाँ पे जाके बैठे और वहाँ पर आपने उसी स्थान पर लोगों को बुला करके उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद में आपने उन आंकड़ों को इंटरव्यू के माध्यम से इकट्ठा कर लिया और आप पर्सनली प्रत्येक व्यक्ति घर पर नहीं गए। तो ऐसे जब कोई हम लोग आंकड़ा इकट्ठे कर लेते हैं तो उसे हम लोग साक्षात्कार डाटा कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग साक्षात्कार के माध्यम से उसे इकट्ठा करते हैं या इंटरव्यू के माध्यम से उस डाटा को इकट्ठा करते हैं। इसी में तीसरा है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरी। प्रश्नावली में क्या होता है कि जब सर्वेक्षणकर्ता किसी गांव में जाता है, जैसे मान के चले आप किसी गांव में सर्वे करने गए और आपके पास एक क्वेश्चनरी रहेगी। उस क्वेश्चनरी में क्या होता है, उसमें कई सारे प्रश्न होते हैं। जैसे मान के चलो कि उसमें 10 प्रश्न हैं और तो हमेशा जो प्रश्नावली बनाई जाती है वो सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की तरफ रहती हैं। तो अगर आपके हाथ में कोई प्रश्नावली है या क्वेश्चनरी है, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नाम, दूसरे में नीचे लिखा हुआ है जैसे मान के चलो उम्र, फिर नीचे साक्षरता, इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चनरी को लेके जाएंगे, प्रश्नावली को लेके जाएंगे और जिस व्यक्ति का आप डाटा चाहते हैं या जिस व्यक्ति का आप आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं उस व्यक्ति को जाकर के उसके हाथ में दे देंगे और वो व्यक्ति क्या करेगा, वो स्वयं ही जहाँ जहाँ उसको आपको फिल करना होगा। अब क्वेश्चनरी भी कई प्रकार की होती हैं, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव बेस भी रहती हैं, कुछ फिल करने वाली भी होती हैं, कुछ एक्सप्लेन वाली भी होती हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप जाकर के उस व्यक्ति को वहाँ पे उस क्वेश्चनरी को दे देंगे, प्रश्नावली को दे देंगे और वो व्यक्ति स्वयं उसको अपनी सूचनाओं को उसमें फिल कर देगा और फिल करने के बाद वो आपको दे देगा। तो अगर कोई आप इस प्रकार से आंकड़े इकट्ठे करके किसी स्थान से लेके आते हैं तो ऐसे आंकड़े जो होते हैं वो प्रश्नावली कहलाते हैं। प्रश्नावली के अंतर्गत विशेष यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को आप प्रश्नावली दे रहे हैं वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्वेश्चनरी को नहीं भर पाएगा, ये इसका एक दोष भी रहता है।
इसी में आगे है अनुसूची या शेड्यूल। अनुसूची और प्रश्नावली होती तो एक जैसी हैं, बस थोड़ा अंतर ये होता है कि जो क्वेश्चनरी रहती है, जो प्रश्नावली रहती है, उसको तो हम जिससे हम सूचना ले रहे हैं उसके हाथ में देते हैं और वो स्वयं भर करके हमें वापस कर देता है। लेकिन अनुसूची में क्या होता है कि क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम उस व्यक्ति से पूछ पूछ करके अपने हाथों से भरते हैं। अनुसूची में ये फायदा रहता है कि अगर सामने का व्यक्ति कोई शिक्षित नहीं है, अगर वो व्यक्ति असाक्षर है या अलिटरेट है, तो भी हम उसके आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है प्रश्नावली और अनुसूची में। अन्य विधियों की बात करेंगे तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक होती है, अगर आपने कभी नाम सुना हो, इसे हिंदी में दूर संवेदन कहते हैं रिमोट सेंसिंग को। एक जीआईएस होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में इसको भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है। ये सैटेलाइट के माध्यम से इनका कनेक्शन रहता है, या आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे होता है। तो हम लोग जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भी हम सर्वे कर लेते हैं। अगर हमें किसी एरिया का सर्वे करना है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें ये पता लगाना है कि वहाँ पर कितने वाटर बॉडीज हैं या कितने स्थान पर जल पाया जाता है, तो हम आराम से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से सर्वे कर सकते हैं। या कितने एरिया में वन है तो भी हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो वो जो सर्वे जो करते हैं वो प्राइमरी बेस रहता है, पहली बार आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इसमें व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य विधियां होती हैं। प्राथमिक आंकड़ों की जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सीधी सी परिभाषा होती है कि वे आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। इसी में अगला है द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की सीधी परिभाषा होती है कि वे आंकड़े जो पहले से इकट्ठा हैं और उन आंकड़ों को, पहले से इकट्ठे आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को हम अपने प्रयोग में लाते हैं, उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। यानी कि सेकेंडरी डाटा वे आंकड़े होते हैं जो पहले से हमारे पास इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम किसी भी फील्ड में जाकर इकट्ठा नहीं करते हैं। तो ऐसे आंकड़े जो होंगे उन्हें हम सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी डाटा होता है ये 2 टाइप्स का रहता है। एक तो होता है पब्लिश्ड और एक होता है अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित और एक होता है अप्रकाशित। प्रकाशित स्रोत वे होते हैं जो एक आम व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाएं, कि जब किसी व्यक्ति को आसानी से आंकड़े मिल जाते हैं तो वे प्रकाशित स्रोत होते हैं। ऐसे आंकड़े जो इकट्ठे तो हैं लेकिन वो प्रकाशित नहीं हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उन्हें अप्रकाशित या अनपब्लिश्ड डाटा के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रकाशित स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं द्वितीयक आंकड़ों में। तो ये जो प्रकाशित स्रोत होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इनमें एक तो होता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। दूसरा होता है सरकारी प्रकाशन यानी कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन। एक होता है अर्ध सरकारी प्रकाशन यानी कि सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगला होता है निजी प्रकाशन यानी कि प्राइवेट पब्लिकेशन। अगला होता है इसी में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं यानी कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो एक एक करके हम सबके बारे में देख लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, यानी कि ऐसे आंकड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हम कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर जारी होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये ILO है, ये पूरे वर्ल्ड के आंकड़ों को प्रकाशित करता है और ये बताता है कि किस देश में कितने % मजदूर कहाँ या किस सेक्टर में कार्य करते हैं। तो ILO होता है। एक होता है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये खाद्य और कृषि जो संगठन होता है ये भी आंकड़े विश्व लेवल पर उपलब्ध करवाता है। एक होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी करता है। जैसे आपने लेटेस्ट में देखा था कि कोविड में इसने बहुत सारे आंकड़ों को प्रकाशित किया था।
IMF इंटरनेशनल मनी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हिंदी में कहते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आंकड़ों को प्रकाशित करता है। इसी में है सरकारी प्रकाशन, ये हम लोग यहाँ बात करेंगे नेशनल लेवल की यानी राष्ट्रीय स्तर की। तो सरकारी प्रकाशन होते हैं जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे हमारा देश जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पब्लिकेशंस रहते हैं जो कि बुकों को, मैगजीनों को पब्लिश करते हैं। अब इसके भी कई अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे वो कह रहा है कि सरकारी प्रकाशन जैसे जनगणना, सेंसस डिपार्टमेंट, तो जनगणना विभाग होता है, वो जैसा आप जानते होंगे कि हर 10 साल बाद जो आंकड़े आते हैं उनको पब्लिश करता है, तो जनगणना विभाग इसका प्रमुख उदाहरण है। तो सेंसस डिपार्टमेंट है। RBI भी अपने आंकड़ों को जारी करता है, जो रेपो रेट वगैरह होती हैं उनको बताता है, तो RBI भी अपने आंकड़े जारी करता है इंडिया लेवल पे, तो ये भी सरकारी प्रकाशन में आता है। IMD इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग है, वो भी अपने आंकड़ों को प्रकाशित करता है। तो ये सरकारी प्रकाशन होते हैं, या और भी कई सारे आप एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। इसी में अगला है अर्ध सरकारी प्रकाशन। जो अर्ध सरकारी प्रकाशन होते हैं उनमें हम लोग जो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के नाम से जाने जाते हैं, जो फुली गवर्नमेंट नहीं होते हैं, तो एक इसमें हम लोग कई प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत समितियां। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये अर्ध सरकारी रहते हैं और ये भी अपने जो कार्य करते हैं उन कार्यों के आंकड़ों को जारी करते हैं। तो ऐसे जो आंकड़े होते हैं वो अर्ध सरकार के अंतर्गत आते हैं। और DDA जो है, दिल्ली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसी में निजी प्रकाशन भी होते हैं। निजी प्रकाशन मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना शोध प्रबंधन, यानी अगर किसी व्यक्ति ने PhD की है और अपनी वो थीसिस को पब्लिश कराना चाहता है तो वो पब्लिश करवा सकता है। इसमें पर्सनल बुक्स भी आती हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी बुक लिखता है और उसको वो चाहे तो वो पब्लिश करवा सकता है। तो इसमें कई प्रकार के पुस्तकें, शोध प्रबंधन, रिसर्च पेपर जो होते हैं वो इसमें आते हैं। इसी में अगला है समाचार पत्र व पत्रिकाएं। तो ये समाचार पत्रिकाएं आप जानते होंगे कि इसमें दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो कि पर डे हम लोगों के बीच में आते हैं। एक साप्ताहिक वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, मासिक ईयरली होते हैं। तो कई सारी इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन भी इसमें आती हैं। तो ये तो हो गया द्वितीयक आंकड़ों के प्रकाशित स्रोत यानी पब्लिश्ड सोर्स। इसी में सेकंड है अप्रकाशित स्रोत यानी अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश का मतलब होता है कि उन डिपार्टमेंट के पास आंकड़े तो अवेलेबल हैं, चाहे वो पर्सनल हों या गवर्नमेंट हों, लेकिन वो उसको क्या पब्लिश नहीं करते हैं। अब जैसे वो ये कह रहा है कि इसके अंदर के भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कह रहा है सरकारी अभिलेख, गवर्नमेंट रिकॉर्ड रहते हैं और गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वो आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं लेकिन उनको पब्लिश नहीं करते हैं। तो ये सरकारी अभिलेख होते हैं जो कि अप्रकाशित में आते हैं। इसी में एक होते हैं अर्ध सरकारी अभिलेख यानी कि सेमी गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ये सेमी गवर्नमेंट रिकॉर्ड होते हैं, ये भी वही नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायतें, इनके पास भी कुछ आंकड़े होते हैं जिन्हें वो पब्लिश नहीं करते हैं, लेकिन अपने रिकॉर्ड में वो उन आंकड़ों को रखते हैं। इसी में एक निजी अभिलेख भी होता है तीसरा। तो निजी अभिलेख में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि निजी अभिलेख में जैसे किसी व्यक्ति की थीसिस है PhD की या जो शोध प्रबंधन है, तो वो उसको पब्लिश नहीं कराना चाहता, उसके पास पर्सनल है तो वो रख सकता है अपने पास, तो ये निजी अभिलेख में आती है। या कई सारी निजी कंपनियां होती हैं, वो सर्वे कराती हैं, अपने पास आंकड़े रखती हैं लेकिन उसे पब्लिश नहीं कराती हैं। बहुत सारे व्यापारिक सेक्टर ऐसे होते हैं कि आंकड़े उनके पास अवेलेबल होते हैं लेकिन उसे वो पब्लिश नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए अनपब्लिश सोर्स यानी कि अप्रकाशित स्रोत। तो द्वितीयक आंकड़े हो गए, सीधी सी परिभाषा कि वे आंकड़े जो पहले से हमारे पास इकट्ठा होते हैं और जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सेकेंडरी डाटा होता है। तो इस प्रकार से जो आंकड़ों के संग्रहण की जो विधियां होती हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा जो रहता है वो 2 टाइप्स का रहता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइमरी डाटा जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं
वो भी 5 प्रकार के रहते हैं, और द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पब्लिश और एक अनपब्लिश। पब्लिश को भी देखेंगे तो ये भी 5 प्रकार के रहते हैं, और अनपब्लिश को देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल हम लोग इसका जो अगला टॉपिक होगा कल हम उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।